यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम अपनी चर्चा का तीसरा दिन है। हमारे यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर हमारी चर्चा है। दोस्तों आज हम लोग सन 2002 के जीएस के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ये हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। इसका पूरा न्यू बैच। आप आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर 9711143850 पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की हम अपनी चर्चा 2002 के प्रश्नों पे करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो हमको पता है कि दोस्तों की जो उपनिषद हैं इनका संबंध दर्शन से है। बाकी अगर हम लोग उपनिषदों के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उपनिषद है वो दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। और अगर हम देखें तो ऋग्वेद का जो उपनिषद है उसका नाम है ऐतरेय, सामवेद का जो उपनिषद है उसका नाम है छांदोग्य, यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक और अथर्ववेद का जो उपनिषद है उसका नाम है मुंडक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बृहदारण्यक निम्नलिखित में से किसका उपनिषद है, तो यजुर्वेद। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग देख लेंगे। और उपनिषदों का संबंध चूंकि ये दार्शनिक विचार है तो दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रतिपादक है। तो दोस्तों योग के जो प्रतिपादक हैं वो पतंजलि हैं। हमको पता है कि हमारे साहित्य में 6 दर्शन है जिनमें पहला सांख्य है जो सबसे प्राचीन है, उसके बाद से योग है, फिर न्याय है, फिर वैशेषिक है, मीमांसा है और लास्ट में वेदांत है। तो हम लोग देखें तो जो सांख्य है दोस्तों, ये सांख्य कपिल मुनि का है। जो योग है यह पतंजलि का है। जो न्याय है ये गौतम का है। जो वैशेषिक है ये महर्षि कणाद का है। मीमांसा जैमिनी का है, और जो वेदांत दर्शन है वो वादरायण का है, वादरायण का है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दोस्तों कि जो वेदांत है वो वादरायण का है, मीमांसा जैमिनी का है, वैशेषिक महर्षि कणाद का है, न्याय गौतम का है, योग पतंजलि का है, सांख्य कपिल का है। थर्ड क्वेश्चन करा दोस्तों कि इसमें निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सम्मेद शिखर। दोस्तों हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी और जाने तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कुल 24 तीर्थकर जैन धर्म में हुए थे, जिनमें से 24वें थे महावीर स्वामी और 23वें थे पार्श्वनाथ। पहले जो थे उनका नाम है ऋषभ देव या आदिनाथ। तो ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट हैं, पहले 23वें और 24वें। हम लोग इसके बाद से जो एक इनके प्रतीक चिन्ह पे क्वेश्चन बनता है तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ऋषभ देव को वृषभ या बैल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह है। अजित नाथ का हाथी है जिसको हम लोग गज भी बोलते हैं। संभवनाथ का घोड़ा है जिसको हम लोग अश्व बोलते हैं। अभिनंदन नाथ का बंदर यानी कपि है। सुमित नाथ का क्रौंच है। शीतल नाथ का श्रीवत्स है। विमल नाथ का वराह है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। धर्मनाथ का वज्र है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्लीनाथ का कलश है और ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अरिष्टनेमी का शंख है और ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो ये चार है, हालांकि इंपॉर्टेंट सब है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वराह, वज्र, कलश और शंख है। महावीर का शेर है। दोस्तों एक बार नज़र हम सारे पे भिड़ देंगे और इसको हम रफ कर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था। इसमें बोल रहा है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जीवन से अगर हम लोग कुछ और जानकारियां लें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन परिचय पूरा लिखा हुआ है। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गौतम था, पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और माता कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। जो पिता थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। तो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि पिता का संबंध शाक्य क्षत्रिय कुल से था और माता कोलीय गणराज्य से थी। इनका पालन पोषण, चूँकि स्टार्ट में ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है तो सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी जो सौतेली माता थी, जो उनकी मौसी थी, महा प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाप्रजापति गौतम जो कि उनकी मौसी थी वो इनकी पालन पोषण की थी। पत्नी का नाम इनकी यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ था। प्रतीक चिन्हों में अगर हम लोग देखें तो इनके गर्भस्थ होने का जो प्रतीक है वो गज है और जो जन्म का प्रतीक है वो कमल है। नेक्स्ट हम लोग आ जाएं तो मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। पूछना कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, जो कि नाम में तो अर्थशास्त्र है लेकिन बेसिकली ये एक राजनीतिक पुस्तक थी। तो ये लोग हम लोग दोस्तों गलती नहीं करेंगे। गुप्त काल से एक नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाना जाता है। तो आर्यभट्ट के बारे में अगर हम लोग जाने तो आर्यभट्ट भी एक मैथमेटिशियन थे, साथ ही साथ ये खगोलिकी की भी जानकारी रखते थे और इनकी जो बुक थी उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नाम है। जो आगे ब्रह्मगुप्त है दोस्तों, तो ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी थी और ये भी एक ज्योतिष और मैथमेटिक्स से संबंध रखते हैं। लेकिन भास्कराचार्य बीज गणित के ज्ञाता थे। तो भास्कराचार्य को बीज गणित के लिए जाना जाता है। भास्कराचार्य की एक बुक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। और इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। ये दोनों इनकी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और अक्सर पेपर में आ जाती हैं, इसलिए इसको बेहद इंपॉर्टेंट कर लेंगे। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था और गोरी की मृत्यु के पश्चात इसने दिल्ली में अपने राज्य का यानी तुर्क राज्य की स्थापना की। और इल्तुतमिश के बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे दोस्तों। अगर हम आज भी देखें तो दिल्ली का ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सुल्तान की जो स्वीकृति थी, अपने पद की जो स्वीकृति थी वो खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा से प्राप्त करने के पीछे का दोस्तों वजह ये होता था ताकि राज्य में विरोध ना हो, क्योंकि खलीफा की उस वक्त काफ़ी इज्जत थी। नेक्स्ट सुल्तान रजिया के बारे में। तो सुल्तान रजिया भारत की प्रथम स्त्री शासक थी, हालांकि षड्यंत्र के द्वारा इनको मार दिया गया। बलबन के बारे में हम लोग कल पढ़े हैं कि नौरोज त्यौहार से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में जो लौह स्तंभ है वो किसकी स्थिति में है। तो दिल्ली में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसकी स्थापना
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। और जो लौह स्तंभ है उस लौह स्तंभ का नाम है मेहरौली लौह स्तंभ। और ये जो मेहरौली लौह स्तंभ है ये एक प्रशस्ति अभिलेख है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त सेकेंड का है। और इसमें हम देखेंगे कि शकों से विजय यानी शकों को पराजित करने की स्मृति में इसको लिखवाया गया था। पराजित करने की स्थिति में इसको लिखवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दिल्ली से उसने अपनी राजधानी को दौलताबाद लेके गया था। दौलताबाद को ही पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। देवगिरी के नाम से जाना जाता था। तो दौलताबाद राजधानी ले जाने के पीछे का कई कारण था। एक तो सेफ्टी कारण था क्योंकि उस वक्त मंगोल आक्रमण का काफ़ी खतरा था। मंगोल आक्रमण का खतरा था। और मोहम्मद बिन तुगलक MBT जो है वो उन गिने चुने शासकों में से एक था जिसने दक्षिण भारत पर कंट्रोल करने की सोची थी। तो दक्षिण भारत पे नियंत्रण कर सके, ध्यान रख सके, एक ये भी रीज़न था दौलताबाद जाने का। नेक्स्ट, तैमूर किसके शासनकाल में भारत आया, भारत पर आक्रमण किया? तो इसमें फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बहलोल लोदी है, जिसका सभी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये उस बार PCS में गलत क्वेश्चन आया था। क्योंकि सही आंसर है कि जो तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर वो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में हुआ था। तो तैमूर का जो आक्रमण था वो नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। तो और इनके जो बचपन का नाम था वो अबुल हसन था। अबुल फजल को तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो हम लोग अबुल फजल के बारे में अमीर खुसरो के बारे में जिनका नाम अबुल हसन भी था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। इनको तूती ए हिंद की उपाधि दी गई थी और इन्होंने खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई थी। भक्ति आंदोलन नेक्स्ट करा कि भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। तो भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन ने स्थापित किया। अगर हम लोग देखें तो सूफी संप्रदाय को समझने की कोशिश करें तो सूफी दर्शन जो था वो इस एक ईश्वर में विश्वास करता था। सूफी दर्शन एक ईश्वर में विश्वास करता था। और जो मुख्य सूफी संप्रदाय थे वो थे चिश्ती पंथ, सुहरावर्दी पंथ और कादरी सिलसिला। तो जो चिश्ती पंथ था, इस पंथ का जो भारत में प्रचार हुआ था तो इसका सर्वप्रथम प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और जो कादिर सिलसिला है इसका प्रचार भारत में नियामत उल्लाह मखदूम जिलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो हम लोग देखें दोस्तों कि जजिया जो स्टार्ट में सबसे पहले आई थी वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लगाया था। हम लिख दें तो मोहम्मद बिन कासिम ने इसको सिंध में लगाया था। उसके बाद से हम देखेंगे जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान आते जाते हैं उस पूरे पीरियड में लगाया जाता है। मुगल पीरियड में भी हम देखेंगे कभी लगाया गया कभी हटाया गया। जैसे अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर के पहले जजिया कर मुगलों ने भी लगाया था लेकिन अकबर ने इसको समाप्त किया और 1 साल पहले ही अकबर ने तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था। वापस अकबर के खत्म करने के बाद हम देखेंगे कि पुनः इसको औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब को एक कट्टर मुस्लिम के तौर पे भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 14th नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो हम देखेंगे शेर शाह ने अपना मकबरा खुद सासाराम बिहार में बनवाया था और इसका मकबरा
सासाराम बिहार में है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम देखेंगे आगे के दिनों में भी ये प्रश्न आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला के निर्माण का श्रेय किस अधिकारी को है, किसे है? तो लाल किला के निर्माण का श्रेय शाहजहां को है। हम देखेंगे कि शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला, मोती मस्जिद, हीरा महल और रंग महल, ये कुछ उसके विश्वविख्यात स्थापत्य हैं जिसको शाहजहां ने इस्टेब्लिश कराया था। कल भी हम लोग कुछ स्थापत्य की चर्चा किए थे, आप लोग दोस्तों वहां से रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बकवास टाइप का क्वेश्चन है। 21 जनवरी को जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है, अब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं। और हम लोग देखें तो ये प्रश्न भी उस साल यूपीपीसीएस गलत दिया था, तो हम लोग इस प्रश्न पे चर्चा नहीं करेंगे। सीधा हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो हम देखेंगे कि रोज राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, वो थे शिवदयाल साहब। दोस्तों यहीं पे एक चीज जान लेते हैं कि जो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, जिसमें ऑप्शन नंबर सी में है, ये देव समाज से संबंधित थे और देव समाज ब्रह्म समाज से साम्यता रखता था। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिव नारायण अग्निहोत्री किसकी स्थापना की थी, किससे संबंधित थे? तो वो देव समाज से संबंधित थे। संबंधित वो ब्रह्म समाज से भी थे जो बंगाल के रीजन में था, उस एरिया से। हालांकि बाद में इन्होंने खुद देव समाज को एस्टेब्लिश किया जो कि नियर अबाउट ब्रह्म समाज से मिलता जुलता है। 18 नंबर अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हमको पता नहीं लगा है। दोस्तों कल भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो इसके सही उत्तर हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। हम लोग को पता है कि यहाँ पे पंजाब में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो इसी के सिलसिले में हुआ था कि लोग जलियांवाले बाग में लोग एकत्रित हुए थे और वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी जिनमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों जलियांवाले बाग कांड के पे हम लोग विस्तृत चर्चा कल किए हैं, तो एक बार आप कल के डिस्कशन से उसको देख लीजिए। देव समाज का संस्थापक निम्न में से किसने किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी चर्चा हम लोगों ने की है कि शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन, 20वां नंबर क्वेश्चन है। अरे अखिल भारतीय कांग्रेस जून 1947 ईस्वी को हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा जून 1947 में एक डिसीजन लिया गया था माउंटबेटन योजना के तहत कि भारत का विभाजन किया जाएगा, तो एक वोटिंग हुई थी कि किसका किसका पक्ष है, किसका किसका नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं, यह डिवीजन के पक्ष में नहीं थे। हालांकि डिवीजन के पक्ष में कुछ और भी नेता नहीं थे, जैसे डॉक्टर किचलू भी डिवीजन के पक्ष में नहीं थे, इसके विपक्ष में थे। उसके से पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 2-3 ऐसे नेता थे महत्वपूर्ण जो विभाजन था उसके विपक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे का अपनाया गया? तो हम लोग देखें तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको राष्ट्रगीत के तौर पे स्वीकार किया। इस गीत को, वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में लिखा है और इसको प्रथम बार 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था
वहाँ पे एक नारे के रूप में अपनाया गया। तो 1905 में हमको पता है कि ये विभाजन कर्जन ने किया था। बाद में इस विभाजन को तीव्र विरोध के कारण 1911 में जॉर्ज पंचम ने इसको खारिज भी कर दिया, विभाजन को समाप्त कर दिया। तो हम लोग कर्जन को और जॉर्ज पंचम को, कर्जन विभाजन करने वाला था और जॉर्ज पंचम ने इसको 1911 में इसको हटा दिया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे ये हमको बताना है। तो जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये जो स्टार्ट में 1887 में जो तीसरा अधिवेशन था उसी में ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं हूं कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। दोस्तों ये स्टेटमेंट कर्जन का है। कर्जन और कई और इस टाइप के स्टेटमेंट कांग्रेस के विरोध में उस टाइम दिया था। तो इस स्टेटमेंट के बारे में कर्जन के ऊपर हम लोग कल भी डिस्कशन किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप कल की वीडियो से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो हम देखेंगे तो जो अहमदाबाद संघर्ष था, जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे उन्होंने 35% मजदूरी वृद्धि की मांग की थी, क्योंकि उस वक्त की कंडीशन फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई थी और कुछ अन्य समस्याएं भी थी, जिसकी वजह से मजदूरों ने अपनी मजदूरी की वृद्धि की मांग की और गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप भी किया था। और गांधी जी ने प्रथम बार जो भूख हड़ताल किया था वो इसी अहमदाबाद आंदोलन में किया था। तो पेपर का ये अगर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कब किया था, तो वो इसी टाइम में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिवीजन भी किया है। दादाभाई नौरोजी की एक बुक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें दादाभाई नौरोजी समझाते हैं कि भारत से कैसे धन का निर्गमन ब्रिटेन की तरफ हो रहा है और भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। साथ ही पर कैपिटा इनकम कितनी है भारत की उस ड्यूरेशन में, इसकी भी चर्चा दादाभाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं वेवेल योजना बेहद महत्वपूर्ण योजना है और ये 1945 में आई थी। अभी हम लोग जस्ट माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़े हैं जो कि 1947 में आई थी। उसके बाद से अगर हम लोग सी राजगोपालचारी फार्मूला की बात करें तो सी राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में आया था, 1944 में आया था। और जो बचा कैबिनेट मिशन ये मार्च 1946 में आया था। तो इस तरह से अरेंज करें तो 44, 45, 46, 47 यानी 1, 2, 4, 3 ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी? उन्होंने एक निष्ठुर बर्बादी। हमको पता है कि दोस्तों कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था और जो विदेशी कपड़े थी उनकी होली जलाई गई थी और इसी विदेशी कपड़े की होली जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी का जो संज्ञा दिया था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के सक्रिय सहयोग दिया? हमको कल हम लोग आज़ाद हिंद फौज के मानसिक पुत्रों के बारे में पढ़े थे, ये एक्सप्लेनेशन भी, इसकी कहानी भी हम लोग वहीं पढ़ दिए थे। हमको पता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था, जो
वो मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल ने किया था। लेकिन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल के गिरफ्तारी के बाद जब ये अरेस्ट हो गए तो ये नियर अबाउट आज़ाद हिंद फौज जो था वो विघटित हो गया, समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। लेकिन जापान होते हुए जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे थे तो रास बिहारी बोस ने उनसे वापस आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालने की बात कही थी। आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालने की बात कही थी। यानी हम कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के गठन में, पुनर्गठन में सक्रिय सहयोग की बात किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। इससे हम लोग एक चीज़ और समझ सकते हैं कि जो बोस थे उनका स्टार्ट में, प्रारंभिक दौर पे, यानी आज़ाद हिंद फौज से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज को लेके इस बार भी 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था। तो निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो हमको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, लगान वृद्धि के विरोध में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और इसमें 22% लगान की वृद्धि की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जिसके विरोध में बारदोली के लोग आंदोलन किए और इसमें उनका सहयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिए। बाद में इसमें गांधी जी भी शामिल हुए और ये एक सफल आंदोलन था। इस आंदोलन की सफलता ये थी कि जो 22% टैक्स बढ़ाया गया था उसको लाके 6.03% पे कर दिया गया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, ये नमक सत्याग्रह पे क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार बीपीएससी में भी नमक सत्याग्रह से क्वेश्चन आया था। तुमको पता है कि नमक सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था और ये 78 लोग 78 लोगों के साथ स्टार्ट किया था और अहमदाबाद से वो डांडी जो कि गुजरात के नौसारी जिला में स्थित है, वहां तक गए थे और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 4241 मील की डिस्टेंस है। गांधी जी डांडी 5 अप्रैल में पहुंच गए थे और उन्होंने अगले दिन 6 अप्रैल की भोर में नमक कानून को तोड़ा। इस नमक कानून को तोड़ने की वजह से गांधी जी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद से, उनके अरेस्ट के बाद से इस आंदोलन को अब्बास तैयब जी ने संभाला। यानी इस आंदोलन के नेता के रूप में कौन चुना गया? अब्बास तैयब जी को चुना गया। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल की घटना, तो ऑलरेडी हम लोग अभी तुरंत 6 अप्रैल की घटना पढ़े हैं कि इसी दिन नमक कानून को तोड़ा गया था। इसी दिन नमक कानून को तोड़ा गया था और नमक कानून चूंकि दांडी यात्रा से संबंधित है तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन से दूर रहें? दोस्तों हम लोग कल भी पढ़े थे कि जो जिन्ना थे वो जिन्ना स्टार्ट में एक अच्छे नेता थे, एक राष्ट्रहित के नेता थे। राष्ट्रहित के मुद्दे पे वो राष्ट्रहित की बात करते थे। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के दौरान दिया था और ये स्टेटमेंट है जिन्ना का। नेक्स्ट 33, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। साथ ही साथ महात्मा ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका थी यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। जो इंडिया गजट नाम की पत्रिका, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है इंडिया गजट, तो जो इंडिया गजट नाम की पत्रिका थी वो बर्नार्ड मेसिक और पीटर रीड द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें से बेहद इंपॉर्टेंट पीटर रीड है। इंडिया गजट पीटर रीड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं
कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो हम लोग देखें दोस्तों कि तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारत में जनजातियां हैं वो बेसिकली जो ब्रिटिश के आने के पहले का जो बंगाल था, जो बंगाल था, यानी आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा मिला के, और झारखंड, विभाजन होने के पूर्व का बिहार, हम कह सकते हैं कि विभाजन होने का पूर्व का बिहार, पूरा बंगाल, पूरा उड़ीसा, ये तब का बंगाल था। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप पाया जाता है वो पुराने बंगाल में पाया जाता है, उस पुराने बंगाल के रीजन में पाया जाता है। अब जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप में शामिल है वो है खोड, मुंडा, संथाल, हो, उरांग। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में जो इंपॉर्टेंट है वो है खोड, मुंडा, उरांव, संथाल और हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो संथाल मैच कर रहा है, तो इसका सही उत्तर है सी। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन पर टारगेट है। तो 1/3, इसका सही उत्तर है 1/3, 1/3। खनिज एवं शक्ति, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए एक आदर्श दशाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। हम लोग देखेंगे कि गुजरात के तटीय एरिया में हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और साथ ही उनके जो केमिकल उद्योग हैं, पेट्रोकेमिकल उद्योग हैं, हम लोग देखेंगे पहला पेट्रोकेमिकल उद्योग अलंकेश्वर में वहीं पे स्थापित भी किया गया था। तो गुजरात में वो सारी आदर्श दशाएं मौजूद हैं जो पेट्रो रसायन उद्योग या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के डेवलप के लिए होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है गुजरात। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार दोस्तों झारखंड में पाया जाता है। हम देखेंगे कि झरिया जैसी खान झारखंड में ही स्थित है। इसका सही उत्तर है झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश कौन सा प्रदेश कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक, और उसके बाद से केरल सेकंड है, कर्नाटक फर्स्ट है, और थर्ड पे असम है। अगर हम लोग विश्व में देखें तो ब्राज़ील फर्स्ट है। विश्व में हम लोग देखें तो ब्राज़ील फर्स्ट रैंक रखता है किस चीज़ में, काफ़ी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी स्टार्ट हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह कम समय में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं कि बुध सबसे कम टाइम पीरियड में चक्कर लगाता है, और महज जो इसका परिभ्रमण अवधि है वो 88 डे की है, और जो परिक्रमण अवधि है वो 59 डे की है। तो हम लोग कह सकते हैं सबसे कम बुध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कह रहे कि जलवायु निचले वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है। तो ये बिल्कुल सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो दोस्तों ये सही नहीं है। विषुवत रेखा से थोड़ी ऊपर पाई जाती है, लगभग 5 डिग्री टू 10 डिग्री के बीच में। तो विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती है। यही आंसर इसका गलत है, यानी हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में स्थित है। इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे। इसका सही आंसर है ग्रीनलैंड। ये भौगोलिक रूप से तो अमेरिका के पास स्थित है, लेकिन इसमें जो कंट्रोल है डेनमार्क पे वो है, ग्रीनलैंड पे वो है डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों जो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी होती है। जो अम्लीय मिट्टी होता है उस मिट्टी की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। तो चाय बागानों के लिए अच्छी मिट्टी जो है वो अम्लीय मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैरे से नीदरलैंड जाते समय निम्न जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सही क्रम है। तो अगर हम लोग जैरे से नीदरलैंड जाएंगे तो सबसे पहले हमको भूमध्य रेखीय जलवायु मिलेगी, उसके बाद से हमको उष्ण मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी,
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको भूमध्य रेखीय जलवायु मिलेगी, सेकंड पे हमको मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी, फिर हमको भूमध्य सागरीय मिलेगी और लास्ट में हमको पश्चिम यूरोपीय जलवायु मिलेगी। यानी सबसे पहले अगर हमको भूमध्य रेखीय मिलेगी, हम लोग सही ऑप्शन पे जाए तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे जाएं कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो दोस्तों सर्वाधिक गहरी झील तो बैकाल है जो कि रूस में पाई जाती है, रूस में पाई जाती है। टिटिकाका झील जो है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायन झील है। सर्वाधिक ऊंचाई की नौकायन झील जो है वो टिटिकाका है। और जो टिटिकाका झील है यह पेरू और बोल्विया के बाउंड्री पे स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोल्विया के बाउंड्री पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग अगर मृत सागर के बारे में देखें तो मृत सागर अपने बेसिकली साल्ट की उच्चता के कारण जाना जाता है, लेकिन हमको पता है कि जो सर्वाधिक साल्ट पाया जाता है वो वान झील में पाया जाता है, वो वान झील में पाया जाता है। उसके बाद से डेड सी में पाया जाता है, उसके बाद से जो ग्रेट साल्ट लेक है उसमें पाया जाता है। तो जो वान झील है वो तुर्की का है। तो इस तरह से दोस्तों, और जो विक्टोरिया झील यहाँ पे एक और ऑप्शन में था, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। विक्टोरिया झील, तो ये विक्टोरिया झील अफ्रीका की एक झील है जो कि युगांडा, तंजानिया और केन्या, युगांडा, तंजानिया और केन्या YTK इसके सीमा पे है। तो YTK यानी, और हम लोग यहाँ पे देखिए टिटिकाका बोल्विया और पेरू के, बोल्विया और पेरू के सीमा पे है। तो BP की सीमा पे टिटिकाका है और YTK यानी युगांडा, UTK यानी युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पे विक्टोरिया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस एक देश के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है। तो दोस्तों पेपर के टाइम में इसका डाटा कुछ और था, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो वेनेजुएला के पास है, सेकेंड सऊदी अरबिया के पास है, थर्ड इराक के पास है। तो इस तरह से अगर हम लोग सही आंसर देखें तो चूंकि वेनेजुएला इसमें ऑप्शन में है नहीं, सऊदी अरेबिया भी ऑप्शन में नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इराक मार सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि टॉप पे फर्स्ट रैंक पे वेनेजुएला है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो वो USA है, हम लोग कल भी पढ़े थे। 52 नंबर क्वेश्चन, नगरीय औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, तो हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण के क्वेश्चन है इसलिए 51 नहीं करेंगे, 53 भी नहीं, 53 भी नहीं करेंगे, 4 भी नहीं करेंगे, 55 भी नहीं करेंगे। 6 के बारे में चूंकि डाटा 2011 का है इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि भारत की जो शहरी जनसंख्या थी वो 2011 के डाटा के हिसाब से 31.2% थी, 31.2% थी। और जो मैक्सिमम थी नगरीकृत वो गोवा में थी, उसके बाद से मिजोरम में थी, फिर तमिलनाडु में थी। अगर हम टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 को याद करने का तरीका हम लोग समझ सकते हैं, GMT जिसे ग्रीनविच मीन टाइम, माध्यम टाइम, यानी ग्रीनविच माध्य समय जो है उस हिसाब से GMT के हिसाब से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ये 2011 का डाटा है, बिहार है। जिस टाइम का पेपर था उस टाइम पश्चिम बंगाल था, लेकिन वर्तमान की स्थिति बदल चुकी है और इसमें बिहार 1106 के साथ फर्स्ट रैंक आ चुका है। वेस्ट बंगाल सेकेंड रैंक पे है, केरला थर्ड पे है। तो हम लोग ये इस बार BEO के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था, तो देख सकते हैं हम लोग दोस्तों की बैक ईयर पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है। पिछले 3 दिन के पेपरों में हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 2019 के UP PCS का पा गए और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन के करीब में केवल 3 दिन में ही हम लोग BEO का पेपर का क्वेश्चन पा गए। दोस्तों ये मेरे पास पुरानी बुक है, तो ऐसा नहीं है कि ये और नई बुक है। 58 नंबर क्वेश्चन 2001 का डाटा है तो नहीं करेंगे। 59 पे आते हैं, तो करें कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो हम देखेंगे कि जो भारत का संविधान सभा बनी थी वो
जुलाई 1946 में तैयार हो गई थी कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथक मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। टोटल 3 वाचन इसमें लगे थे और यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हमको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो पहले मौलिक अधिकार में शामिल था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है और इसको आर्टिकल 300A के तहत इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बाकी अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करें तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे पास 5 है। तो 6 है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32। समता के अधिकार पे हम लोग कल क्वेश्चन लगा चुके हैं, स्वतंत्रता के अधिकार पे भी हम लोग क्वेश्चन पा चुके हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे तो 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है, 25 से 28 है। तो इस तरह से दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति कई बड़े पदाधिकारियों की, जैसे CAG भारत के महान्यायवादी, CAG राज्यपाल और भी कई का, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है आर्टिकल 316 के तहत। आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 148 के तहत CAG की नियुक्ति करती है और राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत, CAG की नियुक्ति 148 के तहत, भारत का महान्यायवादी 76 के तहत, लोकसभा के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति 316 के तहत। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इसमें एक होमवर्क लिख लेंगे, हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक बनाया गया है, वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं ये हमको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो जो संघीय बजट से संबंध है वो कटौती प्रस्ताव का है। संघीय बजट से संबंध कटौती प्रस्ताव का है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों स्थगन प्रस्ताव होता है। तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव होता है कि अविलंबीय लोक महत्व के मामले को सदन का ध्यान आकर्षित करना। इसके लिए मिनिमम हमारे पास 50 मेंबर की स्वीकृति, 50 मेंबर की स्वीकृति होना अत्यावश्यक है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो होता है वो किसी महत्वपूर्ण विषय पे सदन का ध्यान आकर्षण करता है। तो स्थगन प्रस्ताव में चूंकि कंडीशन है 50 मेंबर का स्वीकृति होना ही चाहिए, इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा सीट शेष बचे? अब ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं, हालांकि फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि 403 है और जो राज्यसभा की सीट है वो 31 है। इसके पे हम लोग कल भी चर्चा की थी, 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? तो मातृभाषा में प्राइमरी लेवल पे शिक्षा दी जाएगी, ये आर्टिकल 350A के तहत है। और आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी भाषा को प्रमोट करने की विकास का निर्देश देता है, कि हिंदी के विकास का निर्देश देता है। तो 350A प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में हो, इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 कह रहा है कि दल बदल के लिए निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो हमको पता है कि 52 अमेंडमेंट लेके आ गया था, ये दल बदल से संबंधित है। और दल बदल से जो डिसीजन लेता है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। तो एक ये इस पे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया था, 1976 में आया था। चूंकि 1976 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये उस टाइप का बोनस था, उस साल बोनस मार्क्स था इस पर। इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे जो करंट के क्वेश्चन होंगे उस टाइम के, उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वर्ण ग्राम जयंती योजना ये कल के पेपर में यानी 2001 के पेपर में हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग दोस्तों इसको रिवीजन कर लेंगे। हम लोग अब सीधे आएंगे
69 नहीं करेंगे, 70 नहीं करेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो दोस्तों राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। तो कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां, जो ऋणों से वसूली हुई है वो प्राप्तियां, यानी जो नेक्स्ट कुछ अन्य प्राप्तियां जो हैं उनको मिला के, यानी राजस्व, ऋणों से वसूली और अन्य जो प्राप्तियां हैं उन दोनों का जो माइनस है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसी राजकोषीय घाटे से दोस्तों, जब हम लोग इसी राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी, यानी जो हम लोग टैक्स लिए हैं तो उसका जो हम लोग ब्याज देते हैं, अगर ब्याज अदायगी घटा देते हैं तो हमारा जो बचता है घाटा वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा कहलाता है। नेक्स्ट राजस्व घाटा क्या कहलाता है? तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। तो दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राथमिक घाटा क्या है ये है। तो प्राथमिक घाटा क्या है आप लोग तीनों समझ लिए, लेकिन प्राथमिक घाटा इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का लक्ष्य बताना है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाना, तो इसका सही है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि के प्रारूप को बदलना, ये भी सही है। भू प्रबंधन को सुधार, ये भी सही है। इसमें एक चौथा टारगेट भी शामिल था, उर्वरता को बनाए रखना, उर्वरता को बनाए रखना। तो इसका सब सही है, उपरोक्त डी। नेक्स्ट वित्तीय में करा कि गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है। चूंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसलिए हम समझ लेंगे। तो गिल्ड एज बाजार का मतलब होता है कि कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों से, कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों से इसका संबंध होता है। और जो कम जोखिम वाली परिसंपत्तियां होती हैं वो बेसिकली सरकारी परिसंपत्तियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियां, सॉरी प्रतिभूतियां। 74, 75 ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। हालांकि ये हम लोग जरूर ध्यान देंगे कि जो मल्होत्रा समिति है वो बीमा से संबंधित है। मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नहीं देखेंगे। 77 शब्द बुल और बियर किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो दोस्तों बुल और बियर ये जो स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं। जो बुल होता है वो स्टॉक की कीमत का बढ़ना दिखाते हैं, और जो बियर होता है दोस्तों, जो बियर होता है वो कीमतें गिरने की आशा में जो वस्तु है उसको भविष्य में देने का वायदा करके बेच देते हैं, यानी यहाँ पे कीमत के गिरने का डर होता है। 78, 79 नहीं करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये यूनाइटेड नेशन UNDP का मानव विकास सूचकांक पे क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे 2019 में 129 रैंक आया है। तो ये हम लोग समझ लेंगे कि 2019 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 129 है। 2018 में 130 थी, तो थोड़े से सुधार हुआ है। और जो आधार है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वो है साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। यही क्वेश्चन 2019 के पेपर में प्रीलिम्स में आया था। तो हम लोग देख सकते हैं फिर एक रिपीटेड क्वेश्चन हमको मिल गया। साइंस के क्वेश्चन पे जाते हैं। 81 क्वेश्चन कराए, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंग का उपयोग करते हैं। तो हमको पता है अवरक्त प्रकाश तरंग का यूज किया जाता है। ये आसान सा क्वेश्चन था। ध्वनि तरंगे करा निम्नलिखित में से गति कर सकती हैं। तो यह ठोस और गैस दोनों में चल सकती हैं, बल्कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती हैं। जो इनकी स्पीड होती है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। करा कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है, तो बेसिकली सुरक्षा के लिए। तो सिक्योरिटी के पर्पज से विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वायु के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो ये अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है
ये बेसिकली अवतल लेंस होता है जो कि प्रकाश को फैलाता है, किसी बिंदु से प्रकाश को फैलाता है। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है, तो भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। 86 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में, यानी स्टेनलेस स्टील, धब्बा रहित लोहे का मतलब क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील, लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो हम लोग देखेंगे कि लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील में जो प्रयुक्त होती है तो वो 1% क्रोमियम, 12% क्रोमियम, 1% निकिल और 5% कार्बन। तो हमको अगर ऑर्डर करना हो तो सबसे ज़्यादा क्रोमियम, फिर कार्बन, उसके बाद से निकिल। तो सबसे ज़्यादा क्रोमियम का यूज किया जाता है, तो क्रोमियम को टिक कर देंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो जाहिर सी बात है कि जो धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होगी वो गैर चुंबकीय पदार्थ होगी, और वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है? तो दोस्तों जो इनमें आइसक्रीम है ये कोलाइडी नहीं है। बाकी हमको पता है कि दूध, खून, शहद ये सब कोलाइडी है। कोलाइडी का अगर हम लोग डिफिनीशन देखना चाहें तो कोलाइडी एक ऐसा रासायनिक मिश्रण होता है जिससे एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होती है, समान रूप से परिक्षेपित होती है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में देंगे। तो दूध, खून और शहद ये कोलाइडी है। बाकी आइसक्रीम इसका सही आंसर है कि वो कोलाइडी नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन में आए तो कह रहा है कि ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हमको पता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये लॉफिंग गैस है। तो यही उत्तरदायी नहीं होगी, डी। बाकी तीनों याद करेंगे, हेलान 121, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 और मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये तीनों ओजोन के रिक्तीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 होता है ये प्रशीतक में यानी फ्रीजर्स वगैरह में और एसी वगैरह में यूज किया जाता है। जो अग्निशमन में यूज होता है वो हेलान 121 यूज होता है, और जो मेथिल क्लोरोफॉर्म यूज होता है वो विलायक में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केसर होता है, तो जो केसर होता है दोस्तों वो फूल और बीज इन दोनों को मिला के बना होता है, फूल प्लस बीज को मिला के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? तो हमको पता है कि कपास से जो हमको रुई बनती है वो रुई इसका फल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये तने का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? तो मधुमक्खी का यूज किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए मधुमक्खी का यूज किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद में हम देखेंगे सबसे अधिक फ्रक्टोज पाया जाता है, उसके बाद से ग्लूकोज पाया जाता है। तो हम लोग एफ, उसके बाद से ग्लूकोज, फिर उसके बाद से वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में आईसी चिप किसके होते हैं? तो ये सिलिकॉन के होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण का संबंध है। तो जीनोम चित्रण का संबंध जो है वो जीन्स के चित्रण से, हमको पता है कि जीन्स जो होते हैं वो गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के बारे में हम लोग सन 2000 के पेपर में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से दोस्तों देख सकते हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग आंख के इलाज में किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट याद रख लेंगे कि रेडान से जो सिकाई की जाती है, रेडान से जो सिकाई की जाती है वो कैंसर की चिकित्सा में की जाती है, और कैंसर से ही संबंधित है कोबाल्ट 60, जिसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबीय तापन निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ग्लोबीय तापन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि
ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अच्छे से कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगी, तो उसके वाटर से जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो पहला इसका मतलब सही है। नेक्स्ट कह रहा है यदि ग्लोबीय तापमान के वर्तमान स्तर को नियंत्रित नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो 2070 तक समुद्र की सतह 1 मीटर तक ऊपर बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों ये सही है कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो 2070 तक यानी आने वाले 50 सालों में जो सी लेवल है वो 1 मीटर ऊपर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में समस्त मूंगे के द्वीप डूब जाएंगे। तो वो मूंगे के द्वीप डूबने की संभावना पूरी है, क्योंकि मालदीव हमको पता है कि अपने डूबने का डर सता भी रहा उसके, क्योंकि जो मूंगे के द्वीप होते हैं बेसिकली वो वाटर लेवल से बहुत ऊपर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनके डूबने का खतरा बना हुआ है। यह संभावना है कि 2024 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इस वर्ष तक नीदरलैंड पर एक गंभीर संकट छा जाएगा। तो बिल्कुल सही है कि फिजी के डूबने का डर और नीदरलैंड के डूबने का डर आ गया है। हालांकि फिजी का चांस अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं किया गया तो फिजी 2044 तक डूब जाएगा। तो इसका चारों ऑप्शन सही है। एक सेकंड दोस्तों, तो इसका चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये समुद्र है, 70% प्लस एरिया में 71% के करीब में फैला हुआ है। रीजनिंग के दोस्तों हम लोग किसी क्वेश्चन को नहीं करेंगे। रीजनिंग की और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की क्लास रमन सर द्वारा ली जा रही है। तो आप लोग यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर रमन सर की क्लास से रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी सीसेट के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। फिर हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन क्या आएंगे यूपी स्पेशल के। तो यूपी स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे। तो कह रहे हैं कि बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं तो खरवार हैं, और जो भील जनजाति पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ये इसमें दो इंपॉर्टेंट था, खरवार जो बांदा के पाठा क्षेत्र के निवासी हैं और भील एमपी के निवासी हैं ये। नेक्स्ट 104 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, 105 बेकार है, 6 में भी कुछ नहीं है, 7th में भी, क्योंकि 6 ओल्ड है तो इसलिए ऐसे भी नहीं करना है। 7th राज्य में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तो पंजाब है, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो यहीं सक्सेस हुई थी, सॉरी, और देश में हरित क्रांति यहीं पे सक्सेस हुई थी, इसलिए ये सही होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था और हरियाणा तुलनात्मक रूप से कम था। बिहार में तो हरित क्रांति गई नहीं थी। उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। 109 इंपॉर्टेंट नहीं है। जीटी रोड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीटी रोड नहीं गुजरती। दोस्तों हमको पता है कि जो जीटी रोड है उसको नेशनल हाईवे 2 के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। यह दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मुगल सराय और कोलकाता तक जाती है। यानी मुगल सराय हम लोग देखें तो ऑप्शन में है, आगरा भी है, इलाहाबाद भी है, तो जो नहीं है वो है आदमगढ़। तो ये ऑप्शन इसका ये है। तो हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को याद कर जाएंगे कि जो जीटी रोड है इसको नेशनल हाईवे 2 के रूप में जाना जाता है और यह जो है यह दिल्ली से कोलकाता तक है। बीच में जो यूपी के इसमें स्टेट जिला है वो है मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, इटावा है, कानपुर है, फतेहपुर है, इलाहाबाद है और वाराणसी है, मुगल सराय है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9 जिला हम कह सकते हैं कि कम से कम तो इसमें है। 11th नगर क्वेश्चन को नहीं करेंगे। 112 किसान भाई योजना जो है वो 1992 में आई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसान भाई योजना कब आई थी, 1992 में आई थी, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन हम देखें तो जो मोदी नगर है, तो जो मोदी नगर है दोस्तों वो रबड़ के लिए फेमस है, इसलिए मोदी जी की वजह से इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर के लिए फेमस है, तो ये दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, कम से कम इसको तो कर ही लेंगे।
और इसका अगर हम लोग 2 मिलाएं इस हिसाब से तो बी का 3, तो बी का 3 और सी का 1, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ए का 2 यानी आंवले का उर्वरक के रूप में, और नेक्स्ट कानपुर विस्फोटक से मैच हो जाएगा। तो दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट इसमें मोदी नगर और बाराबंकी है, इसको हम लोग जरूर याद कर लेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, विकार सा क्वेश्चन भी है। 14, 15, 16, 17 ये आज के टाइम में यूज नहीं इसका। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया कि रमन सर के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट समसामयिकी के क्वेश्चन का 2001 के क्वेश्चन का कोई रूल यूज ही नहीं है। समसामयिकी में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि लास्ट के 6 मंथ पीसीएस में 98% क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ से होते हैं, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग स्ट्रेटजी में इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग विविधा के क्वेश्चन पे जाएं तो 143 इंपॉर्टेंट नहीं है। 144 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो महिला दिवस मनाया जाता है वो सरोजनी नायडू, जिनको हम लोग कोकिला के नाम से भी जानते हैं, कोकिला के भी नाम से जानते हैं, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे कि जो महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, वो सरोजनी नायडू के स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक के रूप में मनाते हैं। हम देखेंगे कि थारू जो होते हैं बेसिकली सारे जो हिंदू धर्म की जीवन पद्धति है उसको अपनाते हैं, लेकिन वो दिवाली को एक शोक के रूप में मनाते हैं। इंदिरा गांधी जो नक्षत्रशाला है वो लखनऊ में है। और 150 क्वेश्चन इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोलॉजी एंड योगिक साइंस, ये पुणे में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ये पुणे में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों जीएस के सारे प्रश्नों का हमने डिस्कशन कर लिया। दोस्तों यदि ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 वर्षों के पूर्व के प्रश्नों का चर्चा का एक टारगेट लिए हैं, जिसमें आज हमारा डे 3 था। सन 2000, 2001 और 2002 के क्वेश्चन का हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कशन कर लिया है। कल हम लोग 2003 के क्वेश्चंस के साथ फिर अपने समय पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।